सभी का आप सभी का इस ट्रीटाइज थ्री श्रृंखला के इस चरण में सभी का स्वागत है। हमारे संस्थान के सर्वकालीन अध्यक्ष श्री एम पी खेड़का सर को नमन करते हुए, अग्रवाल सर को प्रणाम करते हुए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। डॉक्टर बॉल द्वारा खोजी गई 8 टिश्यू मेरिडियन में कल हम लोगों ने लिम्फ मेरिडियन के बारे में जाना। तो लिम्फ मेरिडियन के बारे में जानना और उसको कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारी बातें हम लोगों ने लोकेशन वाइज सर्च करके बताने का प्रयास किया है। आप लोग क्लास की रिकॉर्डिंग को बार बार देखेंगे। एक्चुअली अगर आपको एक्चुअली लोकेशन अच्छे से चाहिए तो ये ऑनलाइन क्लास की बजाय ऑफलाइन होनी चाहिए, तो लोगों को ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। आज हम लोग ट्रीटाइज थ्री इंग्लिश बुक में 32 पेज और हिंदी बुक में 36 पेज एंडी मेरिडियन के बारे में जानेंगे। एंडी मेरिडियन यानी नर्व डीजनरेशन वेसल्स मेरिडियन, यानी नर्व्स का मतलब इंटायर नर्वस सिस्टम के बारे में कि नर्व्स अगर डीजनरेशन वेसल्स क्यों नाम दिया गया कि इस मेरिडियन में समय के साथ साथ क्षरण होने लगता है, यानी डीजनरेट होने लगती है। एजिंग के साथ साथ आप देखिए कि अगर आप ब्रेन की एमआरआई या कुछ भी कराते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम जब आपको कोई आती है तो एक बात लिख के देते हैं, एज रिलेटेड डीजनरेशन, यानी एज के साथ हर चीज डीके करती है, वो अपनी ओरिजिनल अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचती है। तो अगर नर्व से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो हम लोग इसमें नर्व डीजनरेशन मेरिडियन पर उपचार करते हैं। तो नर्व डीजनरेशन मेरिडियन, इसको ग्रे डीजनरेशन मेरिडियन एंड मेनेंजिस सिस्टम ऑफ मेरिडियन भी कहते हैं। तो मेनेंजिस क्या होती है? ब्रेन की आउटर कवरिंग होती है जिसको आप मेनेंजिस कहते हैं। और हमेशा डॉक्टर बोलते हैं कि अगर आपको फीवर 102-103 से ज्यादा हो तो माथे पर, सिर पर पट्टी करिए। पट्टी करने से क्या होता है कि ब्रेन तक फीवर नहीं पहुंचता। अगर आपकी बॉडी और ब्रेन के टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस का या 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का फर्क होता है। आप में से कोई भी अगर ऐसा हो कि जब भी डॉक्टर के पास जाए और पेशेंट का फीवर चेक करता है, अगर माउथ से चेक करता है तो वही का वही लिख देता है, लेकिन अगर अंडर आर्म या बॉडी के किसी पार्ट से चेक करता रख करके तो उसमें +1 कर देता है। यानी जो गवर्निंग बेसल 14 है वो बॉडी और ब्रेन के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। तो आज आप लोग ये समझिए कि ब्रेन यानी पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर को हॉटनेस एनर्जी में इसलिए रखा गया कि, और हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन को हीट एनर्जी में रखा है। हीट का मतलब थोड़ी सी कम हीट, और हॉटनेस का मतलब हीट से ज्यादा एनर्जी। तो ब्रेन का जो टेम्परेचर होता है जो हम लोग चेक करते हैं वो 98.4 या 98.6 फ़ारेनहाइट या 37.4 या 37.6 फॉरेन डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अगर बॉडी का करेंगे तो उससे 1 डिग्री कम आता है। यानी हमारा नर्वस सिस्टम की जो अच्छी एक्टिविटीज है वो 37.4 37.6 डिग्री सेल्सियस या 98.4 या 98.6 इसके बीच में अगर है तो ये मैक्सिमम इसकी एफिशिएंसी वर्क करने की होती है।
तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, सिर दर्द शुरू हो जाता है, बॉडी एक शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे ये बढ़ता है वैसे वैसे ये खतरे की घंटी। तो इसमें आपको हम बताएंगे कि जब मेनिंजाइटिस होता है, ये भी फीवर है, हाई फीवर है, जिसमें आपका ब्रेन इफेक्ट कर जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में आपको सिर पर पट्टी करनी चाहिए पेशेंट को, जिससे टेम्परेचर 102 103 से ज्यादा ब्रेन का ना होने पाए। इससे ज्यादा होने के बाद मेनिंजेस कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, मेनिंजेस कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, और ये फिर धीरे धीरे ब्रेन को इफेक्ट करने लगती है, क्योंकि प्रोटेक्टिव लेयर है, फर्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर है। तो जो मेनिंजेस, यानी इसकी थ्री लेयर होती है, इसकी थ्री लेयर होती है, मेनिंजेस की थ्री लेयर होती है। तो तीनों लेयर के हिसाब से देखा जाए तो तीनों लेयर अलग अलग हिस्से का प्रोटेक्शन करती है। ठीक है। और इसमें एक बात और लिखा गया कि ये मेरेडियन ग्रे डी जनरेशन मेरेडियन है, या मेनेंजिस सिस्टम ऑफ मेरेडियन है। तो इसका मतलब क्या, आप लोगों ने ब्रेन पढ़ा होगा कि ब्रेन, इंटायर ब्रेन का जो ऊपर का लेयर है वो ग्रे मैटर से कवर्ड होता है, और अंदर का जो कोर ऑफ द ब्रेन का एरिया वो वाइट मैटर का है। ये बड़ा खेल है, ग्रे मैटर व्हाइट मैटर। बहुत सारे डॉक्टर्स आते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट, तो हम पूछते हैं सर इसका कैसे क्या करें, क्या होता है। लेकिन हम लोगों ने उस पर बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा रिजल्ट। जितनी थिंकिंग एंड रीजनिंग है नई नई चीज इन्वेंट करने के लिए, वो ग्रे मैटर ही है। और उस चीज को जितना अच्छा समझ पाए और उसको उतने अच्छे ढंग से प्रसारित कर पाए, यानी प्रमोट कर पाए। यानी अगर मुझे जो चीज आती है और आपके सामने अगर अच्छे से हम नहीं रख पाते हैं, तब व्हाइट मैटर वीक है। तो जिसका व्हाइट मैटर वीक होता है, वो लोग अपनी बात को ठीक ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो ग्रे और व्हाइट मैटर को इसी तरीके से देखना है। तो ये नर्व डी जनरेशन मेरेडियन में कभी ग्रे मैटर स्कैटर्ड हो जाता है, या व्हाइट मैटर, इसी तरह की रिपोर्ट में ग्रे मैटर व्हाइट मैटर आता है। तो ग्रे मैटर ब्रेन में, ब्रेन के अंदर ग्रे मैटर आउटर लेयर में होता है, फ्रंटल लोब पेराइटल लोब सभी लोब में है। लेकिन व्हाइट मैटर इनसाइड ऑफ द ब्रेन, यानी जो कोर ऑफ द ब्रेन, जिसमें आपका थैलेमस है, पेरी पेरी पेरीवेंट्रिकुलर रीजन्स है, और बेसल गैंग्लियन का एरिया है, जो कोर ऑफ द ब्रेन, सेंटर ऑफ द ब्रेन। अगर यही ग्रे मैटर की बात करते हैं, तो ग्रे मैटर स्पाइन में अंदर की तरफ होता है, और व्हाइट मैटर बाहर की तरफ होता है। अब बाहर की तरफ होने का फायदा क्या, इसका काम है प्रसारित करना, कलेक्शन करना। बहुत सारे लोगों को आप लोगों ने देखा होगा कि उनको सब्जेक्ट की नॉलेज कम है, लेकिन चारों तरफ से डेटा इकट्ठा करके आपके सामने बहुत अच्छा प्रेजेंट कर देते हैं। ये सब व्हाइट मैटर वाले हैं। चोरी करना और उसको अच्छे से प्रेजेंट कर देना। मैं ये नहीं कर रहा हूँ चोरी करें, उनके अंदर ये कला है। आपके ही मैटर को एकदम से तोड़ मरोड़ के अपनी तरह से आपको दिखा देंगे, सोचेंगे नहीं। क्योंकि उन ग्रे मैटर, तो जिनका ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर दोनों इफेक्टिव होता है। अब देखिए इसको, ग्रे मैटर व्हाइट मैटर को समझिए। थिंकिंग, रीजनिंग, नई नई आइडियाज पैदा करना, ये ग्रे मैटर का काम है। उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना, वो व्हाइट मैटर का काम है। तो बहुत सारे लोगों को आप देखोगे कि आप उनसे किसी टॉपिक पर बात करोगे तो बड़ी अच्छी अच्छी चीजें बताएंगे। जब उनसे कहो कि आप 10-20 को पढ़ा दो, बता दो, तो वहां वो फेल हो जाते हैं। इसका मतलब उनका व्हाइट मैटर वीक है। लेकिन अगर दोनों अच्छा है, रिसीविंग और डिलीवर करना, तो यानी बैलेंस है ब्रेन, कोर ऑफ द ब्रेन एंड आउटर ब्रेन,
ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये बात समझनी है। इसीलिए इसको शार्ट में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो ग्रे और व्हाइट मैटर को आप समझिए कि अगर किसी को कोई आइडियाज इनिशिएशन नहीं आ रहा है, कोई चीज नहीं समझ पा रहा है कि हम पढ़ रहे हैं इसमें क्या मतलब है, तो ये सारा काम ग्रे मैटर का है। और समझ के उसको सबको समझा देना अपनी लैंग्वेज में, ये व्हाइट मैटर करता है। और स्पाइन के अंदर सेंटर में ग्रे मैटर है, और स्पाइन में सेंटर में ग्रे मैटर है, वहां से इनिशिएशन होता है। और बाहर की तरफ जहां पर सीएसएफ फ्लो करता है वहाँ व्हाइट मैटर है, जो स्पाइन से चारों तरफ लेके जाता है पेरीफेरी बॉडी को, और पेरीफेरी से बॉडी में ले आता है। और फिर उसको ग्रे मैटर को देता है, ग्रे मैटर ब्रेन के व्हाइट मैटर को देता है, वहां जा करके सारा कम्युनिकेशन होता है इस तरीके से ब्रेन का। तो डॉक्टर वॉल ने एलआई मेरिडियन के साथ एंटी मेरिडियन प्लॉट किया। ये एलआई मेरिडियन है, ये एंडी मेरिडियन है। आपको हमने बताया था पहली क्लास में कि एलआई के साथ एनडी को क्यों डॉक्टर वॉल ने कनेक्ट किया है। तो ये डॉक्टर वॉल ने एलआई मेरिडियन, एनडी मेरिडियन, एलआई मेरिडियन के दूसरी तरफ से एनडी मेरिडियन शुरू होती है, नाखून के जड़ से एनडी वन। और ये हमारे नाखून के जड़ से, ये आपकी फिंगर में इन यांग डिवीजन लाइन पर, ध्यान रखिएगा, इन यांग डिवीजन लाइन पर ये मेरिडियन चलती है। कहाँ पर होती है? हड्डी के नीचे की तरफ, या हड्डी जहाँ ऊपर उठ रही है वहां की आर्च में होता है। जितना बढ़िया आप अपना प्रोब रोल करेंगे उतना अच्छा पॉइंट आप पा पाएंगे। और आपको ये भी हमने बता दिया कि कितना प्रेशर देंगे, सॉफ्ट प्रेशर, हार्ड प्रेशर, मीडियम प्रेशर। तो जितने तेज प्रेशर पर और जितने सॉफ्ट प्रेशर पर पॉइंट इंडिकेट करेगा पेशेंट को ज्यादा दर्द होगा। सॉफ्ट प्रेशर पर ज्यादा आ रहा है इसका मतलब कंडीशन सीवियर है, यानी क्रॉनिक हो गई। और थोड़ा हार्ड प्रेशर पर आ रहा है तो मतलब एक्यूट नहीं, सब एक्यूट है। थोड़ा ज्यादा तेज दबाने से आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? एक्यूट है। ये बहुत बड़ी बात आपको बस सिखा रहे हैं। हम लोगों ने जब एक्यूप्रेशर शुरू किया तो रिफ्लेक्सोलॉजी से किया था, डॉक्टर देवेंद्र बोरा के 36 पॉइंटों से। और जब कोई आता था तो उसका खूब पॉइंट दबाते थे, जिम्मी प्रो और लकड़ी की जिम्मी और सब इंस्ट्रूमेंट रख के। पेशेंट दबाने के बाद चीखता भी खूब था और कहता था आराम मिल गया। अगले दिन कहता था पैर तो मेरे और भारी हो गए, सूजन आ गई। तब ये बातें समझ में पता चली कि क्रॉनिक है, एक्यूट है, सब एक्यूट है। उसके हिसाब से हम प्रेशर अप्लाई करें। एक्यूट है यानी तुरंत आई हुई बीमारी है, यानी इसमें हार्ड प्रेशर देना है, यांग प्रेशर। यांग इज हार्ड, इन इज सॉफ्ट। तो यांग प्रेशर, हार्ड प्रेशर देंगे तो वो क्या होता है, जब अचानक से कोई प्रॉब्लम आती है वो एक्सेस कंडीशन से आती है। जब बीमारी धीरे 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 करके क्रॉनिक हो जाती है तो डेफिशिएंट कंडीशन हो जाती है, उसमें सॉफ्ट प्रेशर देना होता है। ये बातें हमने आपको पिछली क्लासों में बहुत अच्छे से बताई है। तो ये आपका, आपके फिंगर में देखिए, ये थंब की तरफ रेडियल बोन है, स्मॉल फिंगर की तरफ अल्नर बोन है। तो इंडेक्स फिंगर में अल्नर बोन की तरफ से ये मेरिडियन चलती है, नाखून की जड़ से शुरू होती है, और इंडेक्स फिंगर के पिछले हिस्से से जहाँ ये गड्ढा आता है सुजोक में, जहाँ किडनी कॉरेस्पॉन्डेंस आता है उस एरिया में, ये ND4। तो इस मेरिडियन में डॉक्टर वॉल ने कुल 9 बिंदुओं के बारे में बताया है, 8 बिंदुओं के बारे में बताया है। और ये मेरिडियन बाईलेटरल दोनों तरफ से चलती है। तो ये डॉक्टर वॉल द्वारा खोजी हुई दूसरे नंबर की टिश्यू मेरिडियन है, नर्व से रिलेटेड है टिश्यू मेरिडियन। आपके आयुर्वेद में नर्व से रिलेटेड टिश्यू मेरिडियन कौन सी है? 6 नंबर की फिंगर पर प्लॉटेड है। 6 नंबर, 6 नंबर फिंगर पर
और क्या है वहां पर? मैरो, बोन मैरो। मैरो लेवल की प्रॉब्लम अगर आपको है तो नर्व डीजनरेशन मेरिडियन पर उपचार करिए। बहुत सिंपल सी बात याद रखिएगा। और ये मेरिडियन रिप्रेजेंट करती है नर्व डीजनरेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एज वेल एज ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये है। अब देखिए इसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम नहीं है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब कंट्रोल्ड सिस्टम, और ऑटोनॉमिक सिस्टम का मतलब जो ब्रेन के कंट्रोल में ना हो, यानी आपके भी कंट्रोल में ना हो, वो हमारे भी कंट्रोल में नहीं है, आप सभी के। तो ये अगर मेरेडियन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो इस मेरेडियन पर उपचार करना चाहिए। यानी इस मेरेडियन, इस एरिया का सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्पाइन के ट्रीटमेंट का प्रतिनिधित्व एंडी मेरेडियन करती है। ये बात समझिए। और ये मेरेडियन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में होल बॉडी, ब्रेन एंड फोर एक्सट्रीमिटीज और स्पाइन में बहुत ही अच्छा काम करती है। इसका अभी सारा बताएंगे हम आपको। जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, सियाटिका पेन, lumbar spondylitis, lumbago, etc. can be effectively done through this meridian। इस मेरिडियन के द्वारा इन सभी का अच्छे ढंग से उपचार हो सकता है। तो वेरी यूजफुल मेरिडियन है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, सियाटिका पेन, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर, एंड आल्सो ट्रीट पैरालिसिस यानी लकवा मार जाना। पैराप्लेजिया का मतलब दोनों हाथ दोनों पैर का लकवा मार जाना। पोलियो में, पोलियो में बहुत इफेक्टिव है। जिनका बाई बर्थ हाथ पैर पतले होते हैं उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट देता है। मसल्स वास्टिंग, मसल वास्ट करना जिसको आप मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। जिनकी मसल्स लॉस होती है वो बहुत बड़ी बीमारी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसको एमडी बोलते हैं डॉक्टर। वो लिख देते हैं आपको एमडी है, नॉन क्योरेबल डिजीज है। यानी आप देखिए किसकी प्रॉब्लम है ये, दिस इज टिश्यू लेवल प्रॉब्लम। और मेडिसिन में टिश्यू लेवल का कोई ट्रीटमेंट नहीं। तो टिश्यू लेवल का ट्रीटमेंट कहीं पर भी नहीं है मेडिकल साइंस में। नेचुरोपैथी में, एक्यूप्रेशर में, एक्यूपंक्चर में बहुत अच्छे उपचार हैं। बट डिपेंड करता है कि आपका जो हीलर है उसको नॉलेज है या नहीं। अगर नहीं है तो सब जगह बेकार है। मसल वास्टिंग यानी धीरे धीरे मसल्स वास्ट होती जाती है और लिगामेंट टेंडन सब वीक होते हैं, तो आदमी धीरे धीरे बेड पर आ जाता है। अब देखिए प्रोग्रेसिवली एट्रोफी, धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली आपका नर्वस सिस्टम डीजनरेट होने लगता है और आदमी धीरे धीरे बेड पर आ जाता है। सेंसेशन लॉस, जो आपको हमारे छूने पकड़ने की चीजों को टच करने से जो इफेक्ट आता है वो नर्वस सिस्टम के माध्यम से आता है, उसका लॉस होता है। और इंस्टेंट पेन कैन बी आल्सो डन इफेक्टिवली बाय दिस मेरिडियन। और एक डिजीज और है MND, मोटर न्यूरॉन डिजीज, MND। यहाँ पर आप उसकी प्रोग्रेस को कम कर सकते हैं अच्छे ढंग से। फॉलोइंग इज द लिस्ट from the degeneration of central nervous system which can treated by nerve degeneration meridian। तो देखिए अब इसमें खास चीज क्या है। हाँ, इसको ये बहुत जगह जाना है तो क्या दिक्कत है? ग्रे डीजनरेशन,
So gray degeneration, it is degeneration of white substances of spinal cord, which in which losses amylin and assume gray color. एमाइलिन शीथ होती है जो आपके एक एक नर्व्स पर ऊपर से लेयर्ड होती है। अब उसका काम क्या होता है, वो आपस में स्पार्क नहीं करती। अगर ये ऊपर में नर्व्स के ऊपर से स्केलिंग हो जाए, व्हाइट मैटर की लेयरिंग नहीं है तो स्केलिंग हो जाती है। आप स्पाइन में देखिए अंदर क्या है, ग्रे मैटर। अगर वो डिजनरेट होगा तो ऊपर से व्हाइट मैटर लॉस होता है, क्योंकि एक इन है एक यांग है। चुपचाप सोचते रहना बैठ के ये ग्रे मैटर करता है, लेकिन उस बात को फैलाने का काम व्हाइट मैटर करता है। तो व्हाइट मैटर क्या हो गया, यांग हो गया। ग्रे मैटर क्या हो गया, इनिशिएशन और एनर्जी इकट्ठा करता है, इन है। ग्रे मैटर इन है और व्हाइट मैटर क्या है, यांग है स्पाइनल कार्ड में। तो जब ग्रे मैटर डिजनरेट करेगा स्पाइन में तो व्हाइट मैटर भी लॉस करता है। जब व्हाइट मैटर लॉस करता है तो स्पाइनल कार्ड में या ऊपर ब्रेन के हिस्से में जो नर्व्स के ऊपर कवरिंग होती है, जिसको एमाइलिन शीथ कहते हैं, यानी कवरिंग, मतलब उसको दूसरा नाम दे दिया गया मेनेंजिस के अलावा। क्योंकि मेनेंजिस कहाँ होती है, स्पाइनल कार्ड की कवरिंग होती है और ब्रेन की कवरिंग होती है। लेकिन जो नर्व्स की कवरिंग होती है वो फर्दर एमाइलिन शीथ से, आपके घर में वायर होता होगा, कापर वायर या जो भी है, तो वो अंदर होता है, उसके ऊपर एक कोटिंग होती है प्लास्टिक की। उसी तरह से एमाइलिन शीथ हमारे नर्व के चारों तरफ कोटेड होती है। और जब ग्रे मैटर डी जनरेट करता है तो व्हाइट मैटर डी जनरेट करके ऊपर की कवरिंग हटने लगती है। तो अब क्या हुआ, जो मैसेजेस कन्वे आराम से हो रहा था वो क्या होगा, डिस्ट्रक्ट होगा। और ये डिस्ट्रक्शन क्या पैदा करता है, अनदर डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ब्रेन में भी हो सकती है, स्पाइनल कार्ड में भी हो जाती है। दिस इज आल्सो नॉन क्योरेबल डिजीज। अब देखिए, ग्रे मैटर इन है, ग्रे मैटर लॉस कर रहा है, तो क्या करेंगे एंडी मेरिडियन को, सिंपल सी बात है, टोन करेंगे। बिना आंख मूंद के टोन करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम को एक बारी देखना है कि सियाटिका पेन है, बैक में पेन है, ऐसी कंडीशन आती है, एक्यूट पेन है, ऑल ऑफ सडन आती है, तो सेडेट करते हैं। लेकिन जितनी भी बातें अभी आपको हम कर रहे हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और MND, इन सब में टोन करना चाहिए। क्योंकि इसमें होता क्या है, एमाइलिन शीथ लॉस कर जाती है और सारे वायर आपस में मर्ज हो जाते हैं। जब आपस में मर्ज हो जाएंगे, जैसे मर्ज होंगे आपस में टच करेंगे, आपकी चाल ढाल सब खराब होने लगती है, उठना बैठना, बैलेंस सब कुछ लॉस होने लगता है। और देखिए दूसरा क्या है, ट्यूब्स डार्सेलिस, जो आपका वर्टिब्रल बॉडी है उसमें वास्टिंग शुरू हो जाती है। यानी वर्टिब्रल बॉडी सूखने लगती है जहां से नर्व्स निकलती है। तो अब ये क्या है, ये भी क्रॉनिक कंडीशन है, इसमें एंटी मेरिडियन टोन करना चाहिए। अब ये बात बार बार नहीं पूछना है। तो इसमें क्या होता है, जब वास्ट करती है तो इससे क्या होता है, मसल्स का जो है इन कोऑर्डिनेशन हो जाता है। क्योंकि हड्डी हड्डी को हड्डी से जोड़ता कौन है, कंड्रास, लिगामेंट, टेंडन्स, यही सब जोड़ते हैं। जब ये लॉस्ट होंगे तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन इनकॉन्टिनेंस होगा, यानी इम्बैलेंस होगा, इनकोऑर्डिनेटिव होगा, इंटेंस पेन होगा। अचानक से आप उठोगे, ये लॉस है, आपका हाथ सीधा नहीं होगा, बहुत सारा पेन आ जाएगा। तो ये सब चीजें क्या है, टोन करने की कंडीशन है। सेंसेशन लॉस, अब अगर सेंसेशन कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, पैर में निचले हिस्से में नहीं है, ऊपर की तरफ है, तो नीचे की तरफ क्या करना है आपको,
ऐसी कंडीशन में एंडी मेरिडियन को क्या करना चाहिए, टोन करना चाहिए, क्योंकि ऊपर से नीचे सेंसेशन जा रहा, नीचे से ऊपर नहीं आता कभी। क्योंकि ब्लड की सप्लाई कहाँ से होती है, सेंटर ऑफ द हार्ट, हार्ट के बाद एब्डोमिनल एरोटा है, एब्डोमिनल एरोटा से पैरों में होती है सीलिया आर्टरीज के द्वारा, सीलिया के एरोटा से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नर्व की सप्लाई भी ऊपर से नीचे आ रही है। पेन, अगर सिर्फ पेन है, डिजनरेशन नहीं है, तो सेडेट करेंगे, एक्यूट की बात कर रहे हैं, पूरी बात ध्यान से सुने आप लोग। तो अगर सेंसेशन लॉस है, एंडी मेरिडियन को टोन करना चाहिए। पैर की है तो पैर के पॉइंट, हाथ की है तो हाथ के पॉइंट, सिंपली। अब देखिए, फेनिकुलस माइलोसिस, यानी अगर ट्यूमर टाइप की कोई चीज बन रही है स्पाइनल कार्ड में, तो ये जिसको कहते हैं ना कि आपके स्पाइन में एक ट्यूमर बन के बल्ज आउट हो गया, बाहर की तरफ आ गया, तो ये क्यों आता है, ट्यूमर कब बनता है, डेफिशिएंसी से। वो क्या करता है, अंदर का मटेरियल बाहर की तरफ आके भोजन खोजता है। तो ये भी डेफिशिएंट कंडीशन है, उसमें भी एंडी मेरिडियन को टोन करना चाहिए। जिसको आप कहते हैं ना स्पर्मेटिक कार्ड की हर्निएशन हो गया। सबसे ज्यादा हर्निएशन कहाँ होती है, स्पाइनल कार्ड में। अब देखिए, हर्निया का ट्रीटमेंट चाइनीज कॉन्सेप्ट में जो आपने पढ़ा है किताबों में, खेमका सर द्वारा द्वारा जो लिखी गई है, वो कहता है स्प्लीन की वजह से होता है। अब देखिए, स्प्लीन की किसको कंट्रोल करती है, किडनी की को करती है। तो स्पाइनल कार्ड और इंटायर स्केलेटल सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय किडनी, उसका सारा लेखा जोखा किडनी करती है, लेकिन उसका कंट्रोल कौन करता है, स्प्लीन करता है। तो ऐसे कंडीशंस में अगर हर्निएशन है, बोलते हैं ना सर्वाइकल C6 C7 या 5 6 में हर्निएशन हो गया है। हर्निएशन में क्या होता है कि जो आपकी वर्टिब्रा है उसकी एक चोंच से निकल जाती है, बाहर की तरफ बल्ज आउट हो जाती है, हर्निएशन बोलते हैं। कोई भी चीज अपनी जगह से बाहर की तरफ झांकने लग जाए तो ये हर्निएशन है। तो ऐसे कंडीशन में ये डेफिशिएंसी कंडीशन, तो आपको क्या करना होगा, एंडी मेरिडियन पर ऐसी कंडीशन में इसको टोन करना होगा। सर्वाइकल हर्निएशन, लंबर हर्निएशन, सैक्रल हर्निएशन, मेनली लंबर और सैक्रल में ही होती है। और आप देखिए बहुत सारी जगहों पर स्कॉलर नोट बताए जाते हैं स्पाइन में। तो वो नोट क्यों आ जाते हैं, क्योंकि अंदर उनको भोजन नहीं मिलता, वो बाहर की तरफ बल्ज आउट होकर भोजन ढूंढते हैं। तो अगर आपको घर पर खाना नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे, स्विगी जोमेटो पर ऑर्डर करो भाई। ठीक है। और नर्वल स्क्लेरोसिस, इसको आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस हम बोल रहे थे। देखिए उसमें नर्व के ऊपर स्केलिंग हो जाना, ये गंभीर बीमारियां हैं, क्रॉनिक बीमारियां हैं, गंभीर बीमारियां हैं, नर्वस स्क्लेरोसिस। अब देखिए ग्लियोसिस, आपके ब्रेन के रिपोर्ट में ग्लियोसिस एरिया दिखाता है बार बार, ग्लियोसिस। तो ग्लियोसिस होता क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का अगर कोई एरिया इस ब्रेन का डैमेज हो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो एस्ट्रोसाइट्स बढ़ जाते हैं, एस्ट्रोसाइट बढ़ करके एक लंप बना लेता है, उसको ग्लियोसिस कहते हैं। इसी ग्लियोसिस को ब्रेन ट्यूमर या स्पाइनल ट्यूमर कहते हैं। ठीक है। अब देखिए क्या है, एस्ट्रोसाइट बढ़ जाते हैं, यानी आइटिस हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ये बढ़ जाते हैं और आपको इफेक्ट करते हैं। अगर क्षति हो रही है तो वो भी क्या हो गया, आइटिस है। तो आइटिस है, तो पहली अवस्था में अगर ट्यूमर बन गया तो पहले उसको सेडेट कर,
और देखिए हमने मैक्सिमम जगहों पर देखा है कि अगर कोई पॉइंट सेडेट करते हैं ज्यादा दिन तक तो सेडेट हो जाता है, लेकिन बाद में फिर उसी को हमें टोन भी करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। तो ब्रेन ट्यूमर, स्पाइनल ट्यूमर हो सकता है अगर ग्लियोसिस करके आता है, किस एरिया में ग्लियोसिस बना है, वो ट्यूमर की बात कर रहे हैं। तो आपको ऐसे कंडीशन में पहले सेडेट करना चाहिए, फिर बाद में टोन करना चाहिए। सिरेंगो बल्बिया, सिरेंगो बल्बिया, ये जो मेडुला ऑब्लंगेटा है, यानी मेडुला के बीच में एक स्पेस आ जाता है, कैविटी आ जाती है, उसको सिरिंगो बल्बिया कहते हैं। ये भी बड़ा खतरनाक है, ये भी बड़ा खतरनाक है। सिस्टेमेटिक एट्रोफी, ये बड़े बड़े शब्द हैं, इन सबका इलाज होता है। सिस्टेमेटिक एट्रोफी, ये बीमारी कॉन्जेनाइटल होती है, आनुवांशिक होती है, माता पिता से आपको मिलके लेके आप पैदा होते हैं। तो इसको बोलते हैं सिस्टेमेटिक एट्रोफी। इसमें भी एंडी मेरिडियन का बहुत ही अच्छा रोल है। अब देखिए, एंडी मेरिडियन को हमने कहा से ऐड किया, मैरो से, मैरो से, चाइनीज कंसेप्ट में। चाइनीज मेरिडियन में मैरो का ट्रीटमेंट किससे करते हैं? किडनी से, किडनी सेंस लगा। तो देखिए आपको एक एक रास्ता जोड़ने का तरीका हम बताते जा रहे हैं। जो जितना एक्टिव माइंड से यहाँ बैठ के सुनेगा वो उसको कर सकता है। एंडी मेरिडियन के साथ अगर नर्व से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम आ रही हो, उसमें किडनी सेंस का ट्रीटमेंट देंगे। और हमारे केमिका सर तो डायरेक्टली बोला करते थे कि कोई भी बच्चा जन्मजात बीमारी लेके आया उसको कुछ मत करो, आंख मूंदो और किडनी सेंस का ट्रीटमेंट। बाई बर्थ आइज वीक हो, बाई बर्थ ग्रोथ नहीं हो रही हो, सब कुछ में। और जो लोग ज्यादा खा के आते हैं वो सोते रहते हैं। तो सिस्टमेटिक एट्रोफी जब आनुवंशिक बीमारी हो, जो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैस्ट्रेशन पीरियड, यानी बच्चा पैदा होने से पहले ही बीमार होकर पैदा होता है, उसमें भी एंडी मेरिडियन नर्व डिजनरेशन मेरिडियन पर उपचार कर। व्हाइट मलेशिया, व्हाइट मलेशिया का मतलब होता है, अगर कहीं पर भी लिखा हो मलेशिया हो गया तो इसका मतलब सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेन टिश्यू। अगर जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो गया तो बताता है सॉफ्टनिंग ऑफ टिश्यू, यानी मुलायम पड़ जाना। इंसेप्लोमाइलोमलेशिया, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड का मुलायम पड़ जाना, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड का मुलायम पड़ जाना। ठीक है। इंसेफ्लॉन का मतलब ब्रेन होता है, और मायोमलेशिया स्पाइनल कार्ड का। तो आपका जो ब्रेन है वो इंटायर ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्पाइन पूरा ब्रेन माना जाता है नर्वस सिस्टम का। तो इंसेफ्लॉन, इंसेफ्लॉन का मतलब ब्रेन होता है। ये शब्द है, टर्मिनोलॉजी है, आप लोगों को इस समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आप जब ब्रेन की रिपोर्ट देखेंगे तो यही सब शब्द लिखे होंगे। व्हाइट मलेशिया, ग्रे मलेशिया, ग्रे मलेशिया का मतलब क्या हो गया? ग्रे मैटर सॉफ्ट हो गया बाहर का, यानी जो ये चारों लोब हैं। व्हाइट मलेशिया लिख दिया तो पूरा ब्रेन ढीला पड़ गया, सॉफ्ट हो गया। तो ये सारी बातें। रेड मलेशिया, रेड मलेशिया का मतलब क्या? मलेशिया का मतलब सॉफ्टनिंग हो गई वहां पर, थ्रोम्बोसिस हो गई या इम्बोलिज्म हो गया, जिससे सेरेब्रल इंफ्रैक्शन हो जाते हैं। जगह जगह कहते हैं ना कि ब्रेन में इंफॉक्शन आ गया। तो रेड मलेशिया में वहां का मतलब क्या हुआ? ब्लड क्लॉटिंग हो गई, आर्टरीज फट गई, वहां ब्लड जमा हो गया। तो मलेशिया क्यों होगा? कि ब्लड
अगर जमेगा भी थक्का तो बहुत सॉफ्ट होता है, तो एरिया सॉफ्टनिंग कहलाती है, इसलिए उसको रेड मलेशिया कहते हैं। ब्रेन टिश्यू सॉफ्टनिंग ड्यू टू द बैक्टीरिया। ब्रेन का टिश्यू बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी सॉफ्ट हो जाता है। ब्रेन टिश्यू डिस्ट्रक्शन ड्यू टू द ब्लीडिंग। अगर ब्रेन के अंदर कहीं ब्लीडिंग हो गई और ब्लड वेसल्स फट जाती हैं, तो ऐसे में मिर्गी या एपोलेप्सिक अथवा एपोप्लास्टिक सिस्ट बन जाते हैं, और ऐसे लोगों को मिर्गी के दौरे आते हैं, जिसको कहते हैं ना फिट्स पड़ना। जब ब्रेन में अटैक होता है तो कुछ नहीं आता, लेकिन दौरे पड़ते रहते हैं। यह मेरिडियन एक सम्मेशन मेजर पॉइंट है। इस मेरिडियन में ND1A is the summation measurement point of whole autonomic nervous system of the body is that brain and spinal cord। अब देखिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, अभी हमने बोला कि कंट्रोल्ड नर्वस सिस्टम, सेंट्रल ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, लेकिन समेशन मेजरमेंट पॉइंट ND1A एक पॉइंट है जो ऑटोनॉमिक और कंट्रोल दोनों नर्वस सिस्टम के फंक्शनल डिस्टरबेंस के बारे में बताता है। ND1A समेशन मेजरमेंट पॉइंट क्या बताता है? फंक्शनल डिस्टरबेंस के बारे में बताता है। अब वो पॉइंट कहाँ आएगा अभी बात करते हैं। एनडी मेरिडियन पर तीन कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट यानी तीन CMP हैं। ND1B, CMP फॉर पेरिफेरल एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल का मतलब स्पाइनल कार्ड से संबंधित 31 पेयर ऑफ नर्व, और ब्रेन से संबंधित 12 क्रैनियल नर्व का कंट्रोल ND1B एक सिंगल पॉइंट करता है। अगर डिजनरेशन है तो टोन करेंगे। एक्यूट किसी को हेडेक होता है और ये फेस तक आता है, बहुत सारी बातें हैं, अभी आपको 12 क्रैनियल नर्व पढ़ाएंगे, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण सेक्शन है। ND3A is the control measurement point of parasympathetic ganglion of head। पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन, पैरासिम्पैथेटिक क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट। पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है? बाहर से मैसेज अंदर की तरफ लाता है। ये बहुत क्लियर बातें आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, और एक बार सेट कर लिया तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। ND4 is the control measurement point of 12 pair cranial nerve। जो ब्रेन से 12 पेयर क्रैनियल नर्व निकलती हैं, कहाँ से निकलती हैं? पॉन्स, मेडुला, सेरेबेलम, मिड ब्रेन या ब्रेन स्टेम, और कहीं से नहीं निकलती। तो ये है आपका एंडी मेरिडियन के बारे में। नर्व डीजनरेशन मेरिडियन, पेज 39 इन हिंदी, पेज 35 और 34 इन इंग्लिश। आप इसमें देखिए। अब आपको एक बात समझना है, जो नेक्स्ट 7 मेरिडियन हम पढ़ाएंगे उसमें बहुत खास चीज पढ़ा बता रहे हैं। एंडी मेरिडियन, एंडी मेरिडियन, एडी मेरिडियन, OR मेरिडियन, ये जितनी भी मेरिडियंस हम आपको अभी बताएंगे उसको तीन भागों में बांट दीजिए। देखिए नेक का हिस्सा है, नेक के ऊपर 3 नंबर, नेक और डायफ्राम लाइन तक 2 नंबर, डायफ्राम लाइन से नीचे चारों तरफ से डायफ्राम लाइन से नीचे नंबर 1 पॉइंट, सबके नंबर 1 पॉइंट डायफ्राम लाइन से नीचे टोज तक, और डायफ्राम लाइन से नेक तक 2 नंबर पॉइंट, और नेक से ऊपर हेड तक एक 3 नंबर पॉइंट। तो अगर इस हिस्से में प्रॉब्लम है तो एंडी मेरिडियन, एडी मेरिडियन, OR मेरिडियन, फाइब्रॉयड मेरिडियन, जेडी मेरिडियन, फैट मेरिडियन, इन सबको कहां से लेना है? 3 नंबर पॉइंट। कुछ नहीं सोचना, 3 नंबर पॉइंट फर्स्ट सेलेक्ट, और गले, नेक से लेकर के डायफ्राम लाइन तक ये किसको करेगा?
चेस्ट रीजन को, थोरैसिक रीजन से, चारों तरफ से, तो 2 नंबर पॉइंट पकड़ लीजिए। और डायफ्राम के नीचे पैरों तक है तो 1 नंबर पॉइंट, सबके 1 नंबर पॉइंट। सिंपल सी बात है, और ये बात समझनी है आपको। तो देखिए, पहली चीज क्या देखना है, किसी भी मेरिडियन को ट्रीट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या सेलेक्ट करना है। हमारी आवाज सबको आ रही है भाई? आ रही है। हमारी में आवाज सबको आ रही है। तो नर्व डीजनरेशन वेसल्स में ND1 उसका पहला पॉइंट है, जो नाखून के जड़ से शुरू होता है। नाखून के जड़ से शुरू होता है ND1। और ये डायफ्राम लाइन से लेकर के पैर के टोज तक जितने भी आर्गन हैं, यानी थोरैसिक का 9, 10, 11, 12, लंबर का 4, लंबर का 1 to 4, सैक्रल का 1 to 5, और टेलबोन और आगे का पूरा टोस तक उसका पॉइंट है। यानी दिस इज द मेजरमेंट पॉइंट ऑफ lumbar and sacral marrows and nerves of lower extremities का पॉइंट है। तो जब भी एनडी मेरिडियन आप चेक करेंगे तो सबसे पहले क्या चेक करना है, ND1B CMP पॉइंट, जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड का CMP पॉइंट है। इसके बाद निचले हिस्से में प्रॉब्लम है, कुछ नहीं सोचना है, सिलेक्शन इज 1। अगर चेस्ट और नेक के आसपास एरिया में दर्द है तो नंबर 2 पॉइंट, हेड रीजन में दर्द है तो नंबर 3 पॉइंट। सिंपल सी बात है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो दिस इज मोर इजी टू ट्रीट। CMP के साथ वो पॉइंट ले लीजिए। एक्यूट प्रॉब्लम है, सेडेट कर दीजिए। क्रॉनिक प्रॉब्लम है, टोन कर दीजिए। तो देखिए, ND1 जो पैरों के लिए डीजनरेशन की बात करती है, लंबर 1 to 5, सैक्रल 1 to 5 डीजनरेशन हुआ हो, तो ND1 पॉइंट के साथ साथ UB61 इज आल्सो मेजरमेंट पॉइंट ऑफ लंबोसैक्रल रीजन। UB61, डॉक्टर वॉल ने नई बात आपको बताई। तो देखिए क्या है, ट्रीट लोअर एक्सट्रीमिटीज, पैरों में या डायफ्राम लाइन से नीचे कोई न्यूरल प्रॉब्लम है तो ND1 के साथ साथ डॉक्टर वॉल ने बताया कि UB61 मेजरमेंट पॉइंट है फॉर लोअर एक्सट्रीमिटीज। तो देखिए 61 क्या है, ट्रीट नर्व्स ऑफ लेग्स एंड मेजरमेंट पॉइंट ऑफ लंबर एंड सैक्रल एंड नर्व्स। तो ये पैर और लंबर सैक्रल के जो नर्व्स के नर्व्स हैं उसका मेजरमेंट पॉइंट है। इसके अलावा अब पैरों में प्रॉब्लम है तो देखिए क्या हुआ, स्टमक मेरिडियन का ST32 पैर की आर्टरीज का पॉइंट है, पैर में ब्लड सप्लाई बढ़ाने का पॉइंट है। एक सिंगल पॉइंट, जो लोग कहते हैं पैरों में नमनेस बार बार आती है, सुन हो जाता है, उसको ST32 टोन करना चाहिए। तो ST32 मेजरमेंट पॉइंट ऑफ आर्टरीज ऑफ लेग्स का पॉइंट है, पैरों में अगर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है तो ND1 के साथ UB61, अगर नमनेस है, सर्कुलेशन की कमी है, तो ST32 ऐड करना होता है। अब फिर देखिए क्या लिखा है, LY12 कल आपको बताया था, SMP पॉइंट है लिम्फ वेसल्स ऑफ स्पाइन एंड लंबर 145, समेशन मेजरमेंट पॉइंट है लंबर में, स्पाइन में, पूरी इंटायर स्पाइन में, और लंबर में खास तौर से 145 वर्टिब्रा का फंक्शनल डिस्टरबेंस है तो LY12 ऐड करेंगे। तो देखिए आपको कल बताया था ना LY12 यहाँ GB21 के पास में, तो याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब देखिए क्या बताया,
SP10 और PN10। PN10 क्या है? राइट साइड की स्प्लीन मेरिडियन है। अब क्या है? मेजरमेंट पॉइंट ऑफ वेन्स ऑफ पेल्विस रीजन, लोअर एब्डोमेन का, पेल्विस रीजन का वेन्स का पॉइंट है। यानी अगर वहां ब्लड आया और वहां से वापस नहीं गया तो उस एरिया में पेन पैदा हो जाता है। और ज्यादा देर तक रुकी तो क्या होगा? डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीबीटी बोलते हैं इसको डॉक्टर। कि अब डीबीटी हो गया, हमारे पास कोई इलाज नहीं है। और फिर देखिए क्या है, SP10 कितना महत्वपूर्ण पॉइंट है? लोअर एब्डोमेन का, यानी लोअर पेल्विस रीजन का, जो पैरों से ब्लड ऊपर ले आने का काम करता है, पेल्विस रीजन से ऊपर हार्ट में, उसका पॉइंट है। इसीलिए आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा कि ग्रोइंग एरिया और थाइज एरिया में अगर स्किन प्रॉब्लम है तो SP10 को टोन या सेडेट करते हैं, क्योंकि वहां से ब्लड को रिमूव करना होता है। वहां कौन सा ब्लड होता है? अनऑक्सीजनेटेड, इम्प्योर ब्लड। तो इम्प्योर है तो क्या होगा? इन्फेक्टिव ब्लड हो जाता है थोड़े दिन में। फिर देखिए डॉक्टर वॉल ने एक और खास बात बताई। ST33, स्टमक 33, मेजरमेंट पॉइंट ऑफ वेन्स ऑफ एब्डोमन। जैसे SP10 है उसी तरीके से ST33 है। ये वेरिकोज वेन्स में भी करेंगे, कर सकते हैं। आप किडनी की श्रिंकिंग देखेंगे तो उसमें SP10 लगा लगा होता है। और आपने देखा होगा कि ब्लड स्टेसिस है लो, डायफ्राम लाइन के नीचे, तो उसमें भी SP10 महत्वपूर्ण पॉइंट है। मैं अगर आपको किसी क्लास में पढ़ाऊंगा, सीनियर क्लास में, तो SP10 UB17 बताऊंगा कि कहीं पर भी ब्लड क्लॉट हो जाए, स्टेसिस हो जाए, यानी ये ब्लड स्टेसिस के पॉइंट। तो दो पॉइंट खास तौर से हैं, SP10 UB17। दो पॉइंट अगर आपको याद है तो कहीं पर भी ब्लड स्टेसिस हो, हार्ट में हो, कहीं हो, इंटायर बॉडी में, सभी को ये कवर कर लेती है। वेरिकोज वेन्स में टोन होगा, टोन होगा। वेरिकोज वेन्स पुरानी होती है। तो वेरिकोज वेन्स होते क्यों है भाई? तरुण जी बताओ। वाई वेरिकोज वेन्स कम आउट? वो सर पर जो उसकी व्यास होती है ना, नसें जो ऊपर ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो व्यास में ट्रांसपोर्ट नहीं करता। बात समझ में नहीं आई। देखिए किसी ने बोला स्प्लीन की श्रिंकिंग उससे होता है। अब स्प्लीन की श्रिंक क्यों कर जाती है भाई? देखिए आप लोग करेक्ट चीज बताइए, जो ना पता हो चुप हो जाइए। हाँ बताओ भाई, तू बता। जनरली तो इसमें यही होता है कि जो हमारे वेन्स के अंदर वॉल्स होते हैं, कंटिन्यूस प्रेशर की वजह से वॉल्स वीक पड़ जाते अब कॉन्टिन्यूअस वॉल्स पर प्रेशर कब पड़ता है? हैं। जब या तो ओबेसिटी बहुत ज्यादा होती है, हमारा वर्क या लाइफस्टाइल इस तरीके का होता पहला मेजर काम है, है। ऐसे लोग लॉन्ग स्टैंडिंग अगर कोई करता है। हाँ SP5 है, बिल्कुल सही कहा प्रशांत जी ने। SP5 सेडेट, इस पर भी पहले ही दिन चर्चा हुई थी, ये अभी चर्चा का विषय है। देखिए आपको ये समझना है कि वेरिकोज वेन्स कब होता है। दो कंडीशंस हैं, कि आपकी स्टैंडिंग लंबी हो, 8-10 घंटे 12 घंटे सिर्फ खड़े रहना हो, तो ब्लड वेसल्स का प्रेशर नीचे की तरफ बढ़ जाता है, और वेन्स की जो वॉल होती है वो क्या होती है? डायलेट हो जाती है, और ब्लड को फिर ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती। दूसरी कंडीशन है, वेरिकोज वेन उनको होती है जिनका लॉस ऑफ ब्लड हो जाए, ऑल ऑफ सडन एक्सीडेंट हो जाए और बॉडी में लॉस ऑफ ब्लड हो जाए, बहुत सारा ब्लड निकल जाए। जिनका भी ब्लड इस तरह से निकल गया, बहुत सारी महिलाओं में ज्यादा क्यों देखा जाता है? उन महिलाओं में ज्यादा देखा जाता है जिनको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ज्यादा होती है, उनको ज्यादा होता है। ये साइंटिफिक एसेंस जानिए आप लोग। तो ऐसे में लॉस क्यों हुआ? क्योंकि स्प्लीन की होल्डिंग खत्म हो गई। स्प्लीन की होल्डिंग खत्म हुई। फर्स्ट लॉस, स्प्लीन की होल्डिंग। स्प्लीन का यानी अर्थ एलिमेंट का काम है होल्ड करने का,
तो लॉस ऑफ ब्लड होता है तो भी वेरिकोज वेन्स हो जाता है। जिन भी महिलाओं को पीरियड में ब्लीडिंग ज्यादा होती है, उनको मैं सजेशन देता हूं, अगर थेरेपिस्ट हैं, कि आप पीरियड के बाद 2 दिन 3 दिन स्प्लीन की डिफिशियंसी के पॉइंट लगा दें। जो लॉस ऑफ ब्लड हुआ है उसकी भी पूर्ति हो जाएगी, और आपकी ब्लड वेसल्स भी स्ट्रांग हो जाएंगी। ये बहुत बड़े क्लू हैं, क्योंकि ये बातें जो मैं बता रहा हूँ किताबों में लिखी नहीं मिलेगी। तो ये बात समझिएगा आप लोग, बहुत फायदे का चीज है। UB27, यूबी यूरिनरी ब्लडर का 27 नंबर पॉइंट, ये मेजरमेंट पॉइंट है इलियोसेकल जॉइंट का, कुल्हे के जोड़ का, जो सैक्रल रीजन से जुड़ी होती है उसका मेजरमेंट पॉइंट। तो अगर हिप रीजन में पेन आ रहा है किसी राइट और लेफ्ट में, तो उसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट है UB27। ये पॉइंट एक्यूट कंडीशन में, जितने भी पॉइंट है ND1 से लेके सारे एक्यूट कंडीशन में सेडेट होंगे, और क्रॉनिक हो गए हैं तो सारे टोन होंगे। ध्यान रखना, क्योंकि सबको अलग अलग नहीं बताया जा सकता। फिर देखिए क्या है, UB61 के बाद क्या है, UB61 के बाद UB60 है। ये भी मेजरमेंट पॉइंट है लोअर एक्सट्रीमिटीज का, नर्व्स के मेजरमेंट का पॉइंट है। फिर देखिए SP8, SP8 मेजरमेंट पॉइंट है लोअर एक्स मेजरमेंट पॉइंट है मसल्स का, लोअर एक्सट्रीमिटीज का। यानी लोअर एक्सट्रीमिटीज का जो मसल्स अगर वीक होता है तो SP8 उसका मास्टर पॉइंट। लोअर एक्सट्रीमिटीज मतलब डायफ्राम से नीचे। तो बहुत लोग जो यूरिन होल्ड नहीं कर पाते हैं, उनको हम लोग क्या बताते हैं, SP8 सिडेट कर दीजिए। अगर हो, क्या होता है, होल्ड नहीं कर पाते, तो आप SP8 सिडेट करेंगे तो चारों तरफ की ऊर्जा ब्लडर पर आ जाएगी, तो उसकी होल्डिंग पावर बढ़ जाएगी। ठीक है ना। तो SP8 सिडेट कर देते हैं, ये ब्लडर के होल्डिंग पावर को भी बढ़ा देती है। अब देखिए क्या, GB34, GB34 सम्मेशन मेजरमेंट पॉइंट है, मसल्स के फंक्शनल डिस्टरबेंस का मेजरमेंट पॉइंट है लोअर एक्सट्रीमिटीज का, पैर की मांसपेशियों का। तो GB34 आपको सर सेलेक्ट करना है। फिर देखिए लीवर में लीवर 7 है, मेजरमेंट पॉइंट वेन्स ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, पैर की वेन्स का। अभी आपने देखा था लोअर एब्डोमेन की वेन्स का, अब ये पैर की वेन्स का पॉइंट है लोअर एक्सट्रीमिटीज का। तो अगर वेरिकोज वेंट है और पैरों में दर्द रहता है, चलने से दर्द बढ़ता है, तो लीवर 7 को सेडेट करना चाहिए SP5 के साथ। वेन्स का पॉइंट है, सेडेट करने से क्या होगा, ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, और जब वेरिकोज वेन्स हो जाती है, पेन होता है, तो ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाती है, इसलिए टोन और सेडेट करना है। क्योंकि हमारे सामने बैठे हैं लोग मुंह बना बना के, मैं सबके मुंह को देख रहा हूँ। अब वो सोच रहा है कि स्प्लीन की श्रिंकिंग में टोन होता है, तो स्प्लीन की श्रिंकिंग में इसलिए टोन होता है कि वो ब्लड को होल्ड करे और ऊपर की तरफ लिफ्ट करे। स्प्लीन मेरिडियन कहाँ से जाती है, नीचे से ऊपर की तरफ। GB33 मेजरमेंट पॉइंट, सम्मेशन मेजरमेंट पॉइंट, क्या लिखा है, सम्मेशन मेजरमेंट पॉइंट, ज्वाइंट ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, लोअर एक्सट्रीमिटीज के ज्वाइंट का पॉइंट है ये, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। हिप ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, एंकल ज्वाइंट एंड टोज में जितने भी ज्वाइंट है, उसका मेजरमेंट पॉइंट है लोअर एक्सट्रीमिटीज का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। UB60 है। देखिए आपको लोअर एक्सट्रीमिटीज के ट्रीटमेंट के इतने सारे आयाम मिल रहे हैं, किन किन तरीके से आप ट्रीट कर सकती है ये देखिए। UB60 lymph of the sacrum and coccyx and pelvis region, कॉसेक्स सैक्रल पेल्विस रीजन का लिम्फ ड्रेनेज का पॉइंट है।
तो अगर इस एरिया में अगर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस इकट्ठा है, खास तौर से आप देखिए क्या होता है सैक्रल अनकॉसिक रीजन में, महिलाओं में यूट्रस की प्रॉब्लम है, मेल में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, या ओवेरियन सिस्ट है, तो ये सब हिप रीजन में पेन पैदा करेगा। तो UB60A सेडेट करना चाहिए। SP9 फिर से देखिए स्प्लीन मेरिडियन का वाटर पॉइंट है, लेकिन डॉक्टर वॉल ने कहा कि दिस इज द मेजरमेंट पॉइंट ऑफ लिम्फ वेसल्स ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी। अगर पैर में कहीं पर भी लिम्फेटिक ड्रेनेज नहीं हो रहा, कहाँ पर होगा, जॉइंटों के आसपास लिम्फेटिक वेसल्स अपना ज्यादा एक्शन करते हैं, नी जॉइंट के निचले हिस्से में। बहुत सारे लोग आपके पास मिलेंगे कहेंगे कि नी जॉइंट के नीचे गांठ सी बनी हुई है, या हिप के साइडों में गांठ सी बनी हुई है, जहां पर आर्च बनता है वहां पर ब्लड वेसल्स ब्लड सप्लाई नहीं करती, लिम्फ वेसल्स करती। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है SP9। SP7 एंड PN7। SP7 या PN7 देखिए क्या लिखा हुआ है, MP मेजरमेंट पॉइंट ऑफ डायफ्राम ऑफ पेल्विस। तो देखिए आपके लोअर एब्डोमेन में नाभि से 4 अंगुल नीचे का हिस्सा पेल्विस डायफ्राम का बोला जाता है। नाभि से 4 अंगुल नीचे, CB4 से नीचे की तरफ, इसको पेल्विस डायफ्राम बोला जाता है। उसका मेजरमेंट पॉइंट है। तो उस एरिया में अगर कोई प्रॉब्लम है तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब देखिए और क्या दिया है, स्टमक मेरिडियन, ST31 या स्प्लीन 11, PN7 या लीवर 11। दिस इज मेजरमेंट पॉइंट ऑफ गोनैड, मेजरमेंट पॉइंट ऑफ गोनैड। गोनैड्स में मेल में टेस्टिकल, फीमेल में ओवरी। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब देखिए क्या दिया हुआ है, GB39A समेशन मेजरमेंट पॉइंट ऑफ लेटरल सेक्शन ऑफ एंकिल ज्वाइंट। तो देखिए ये आपका एंकिल ज्वाइंट मान लीजिए, तो लेटरल साइड क्या हुआ, ये एरिया हील ज्वाइंट से नीचे की तरफ स्मॉल फिंगर रिंग फिंगर की तरफ का एरिया, रिंग टोज का एरिया। बहुत सारे लोग का पैर यही मिल करके क्या हो जाता है, मोच खा जाता है, इधर जल्दी से नहीं आता, इधर ही मुड़ता है, इधर नहीं मुड़ता। तो GB39 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द स्प्रेन। एंकल ज्वाइंट के आसपास स्मॉल फिंगर साइड में अगर स्प्रेन पड़ गया है तो GB39 टोन करना चाहिए। स्प्रेन में क्या होता है, मसल्स क्लब्ड कर जाती हैं। स्प्रेन में क्या होता है, मसल्स एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, एक जगह पर पेन आ जाता है। तो क्या करेंगे, GB39A टोन करेंगे तो जो मसल क्लब है वहां से फैल जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, एंकल ज्वाइंट से स्मॉल फिंगर साइड में, हम साइड में नहीं, जितना भी वो आता है स्प्रेन आता है, जिसको आप मोच कहते हैं, दोनों में आता है, पैर हाथ दोनों पैर में आता है। तो GB39A द इम्पोर्टेंट पॉइंट टोन करना चाहिए। एंड GB29, ओहो, GB29 थर्ड मेजरमेंट पॉइंट ऑफ हिप ज्वाइंट। जीबी ये टोन करना चाहिए। GB39 बहुत बड़ा इंडिकेटिंग पॉइंट है। आप खड़े हो जाइए और खड़े होकर के खुद ही मेजर कर लीजिए। भूल गया भाई, मैं खड़ा हो जाऊंगा। देखिए आप ऐसे देखेंगे ना तो इस हिस्से में हिप रीजन में यहाँ पर एक गड्ढा मिलता है, इस जगह पर, इस गड्ढे को आप देखिए, GB39 का पॉइंट है। अगर यहाँ इंडिकेटिंग प्लेन है तो नाभि के नीचे किसी भी इस एरिया में कैंसर डिजनरेशन है। ये बहुत मेजरमेंट पॉइंट है, GB39, 29 सॉरी, GB29। आपके हिप के एरिया में यहाँ पर एक गड्ढा बनता है, बैठ के भी चेक करेंगे, हिप रीजन में GB मेरिडियन पर है। अगर यहाँ पर पेन है तो आप समझिए कि आपकी लोअर एब्डोमेन ऑर्गन्स में, मेल हो फीमेल हो, प्रोस्टेट का कैंसर हो सकता है, वॉट एवर।
ब्लडर की प्रॉब्लम हो सकती है, ओवेरियन प्रॉब्लम हो सकती है, यूट्राइन हो सकती है। अगर इस एरिया को आप खड़े होकर के ऐसे जैसे पीटी करते हैं ना, वहां पर हाथ पहुंचता है, खूब पीटिए सुबह, दिन में 1-2 बार, तो आपका ये लोअर पेल्विस का जो डायफ्राम लाइन है सारा क्लीन हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए लोअर एक्सट्रीमिटीज के ट्रीटमेंट का डॉक्टर वाल ने इतना बड़ा प्रबंध कर दिया, तो सारे पॉइंट नहीं लगाने हैं। ये आपके हाथ में है कि कितने पॉइंट लगाते हैं। जी, जब ऐसा कुछ होता है तो सेडेट करते हैं GB29 को। तो आज हम लोग इतनी ही बात करेंगे। कल फिर से हम लोग एनडी मेरिडियन पर ND1A से बात करेंगे। क्योंकि संडे है तो आज बहुत सारा काम पेंडिंग है, तो आज इतनी ही क्लास। कल से फिर हम लोग जो है, तो जितनी बातें बताइए आप क्लास को रिव्यू करके सुनिएगा और नोट करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। ट्रीटमेंट में आपका लेवल अपने आप हाई हो जाएगा।